जय हिंद दोस्तों। एक दोस्त ने कमेंट्स किया है कि मूल विधि पे वीडियो बनाया जाए, तो आज का वीडियो मूल विधि पे रहेगा। मूल विधि मतलब हमारी मौलिक विधि। मौलिक विधि माने जहाँ से हमारे विधियों की, जो हमारे कानून की, जो हमारी व्यवस्थाओं की जो शुरुआत हुई, वो हमारी मूल विधि है। मूल विधि माने हमारा जो सबसे पहले अधिनियम आया, हमने समाज की व्यवस्था को अधिनियमित करने के लिए जो हमने बनाया, वो मूल विधि कही जाएगी। आरंभिक दौर में अब जैसे हमारे यहाँ कानून व्यवस्था सही रहती है, तो राम राज्य की बात कही जाती है कि बिल्कुल वहाँ राम राज्य स्थापित है। राम राज्य में कोई आईपीसी लागू नहीं थी, कोई और कानून लागू नहीं था, लेकिन आदमी नैतिक रूप से बहुत मजबूत था। तो धीरे धीरे जैसे नैतिकता गिरती गई, उसकी नैतिकता को एक दंड स्वरूप या एक नियमों में बांध के उसको सही रखने के लिए जो कानून समय समय पर आते गए, उन्हीं में से एक मूल विधि है। मूल विधि माने हमारी मौलिक विधि। मौलिक विधि में हमारी में आती है भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। जो इसमें मूल विधि परीक्षा से संबंधित है, केवल उतने पे ही बात की जाएगी, नहीं तो इतना बड़ा कानून का सब्जेक्ट है कि पूरा जीवन निकल जाएगा कानून पढ़ते पढ़ते, और उतना कानून तैयार नहीं हो सकता। तो केवल उतने पे ही बात की जाएगी जितना हमारा जरूरी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आईपीसी की बात करी जाए शुरुआती दौर में, तो आईपीसी 6 अक्टूबर 1860 से प्रचलित है हमारे यहाँ, और इसमें कुल 23 अध्याय में 511 धाराओं का विभाजन किया गया है। इस पूरी आईपीसी में अध्याय 16 जो शरीर पर होने वाले अपराध से संबंधित है, अध्याय 17 जो संपत्ति से संबंधित घटित अपराध होने से संबंधित है, और जो अध्याय 22 है वो ख्याति, अपमान, क्षोभ के अपराधों से संबंधित है। ये जो 3 अध्याय हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय हैं। तो इनकी जो धाराएं हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लेने की जरूरत है। अब हम चलते हैं अध्याय 16 पे। मानव जीवन के लिए जो संकटकारी अपराध हैं, वो धारा 299 से 337 तक की धाराएं जो हैं, वो अध्याय 16 में रखी गई हैं। वो सदोष मानव वध से लेके और आपके अप्राकृतिक काम वासना तक 377 तक, और 378 चोरी की परिभाषा से लेके और आपके 462 तक संपत्ति संबंधी धाराएं रखी गई हैं। जो आपकी ख्याति संबंधी धाराएं हैं, जो धारा 503 से लेके और 510 तक हैं, जो अध्याय 22 में आती। अब ये 3 अध्याय महत्वपूर्ण हो गए, बाकी तो पूरी आईपीसी मूल विधि है और पूरी आईपीसी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये अध्याय उसकी जान है। तो इन अध्याय को ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। अब किसी भी कानून बनाने का उद्देश्य सरकार का, समाज का ये होता है कि जो कमजोर तबका है उसको कोई सबल वर्ग उसको सताए ना। तो हमारे यहाँ महिलाओं को, बच्चों को और अनुसूचित जाति जनजाति को कमजोर वर्ग माना गया है। उनके लिए कानून में स्पेशल प्राविधान किए गए हैं। अब जो महिलाओं के लिए स्पेशल प्राविधान किए गए हैं, तो
शुरुआत हो जाती है आईपीसी की धारा 294 से। धारा 294 में ये बताया गया है कि कोई किसी महिला को देख के कोई अश्लील कार्य करता है, कोई गीत गाने गाता है, तो वो धारा 294 के अधीन अपराधी माना जाएगा। 294 आईपीसी की व्यवस्था में ये बात बताई गई है। उसके बाद कोई लैंगिक आशय से कोई स्पर्श करता है, तो शरीर को स्पर्श करता है, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो ये 354 में दंडनीय अपराध है। लैंगिक आशय से उसके शरीर को स्पर्श करता है, तो ये 354 का में है। 354 ख में बताया गया है कि वो किसी स्त्री को निर्वस्त्र करने के आशय से उस पर हमला करता है, तो ये 354 खा में है। 354 ग में बताया गया है कि कहीं छिपकर कहीं वो कोई फोटो खींच रहा है, कोई ऐसी दृश्य रत कला कर रहा है, मतलब दूर से देख रहा है, वो कहीं ना रही है, कहीं ऐसी जगह बैठी है जहां उसको ये लग रहा है कि हमें कोई देख नहीं रहा है, और कोई ऐसा आपराधिक तत्व उसका फोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है या वहां से देख रहा है, तो ये 354 गा के अंतर्गत दंडनीय व्यवस्था की गई है। 354 घा के अंतर्गत ये है कि जो कोई लैंगिक आशय से उसका पीछा करता है, आशय लैंगिक होना चाहिए उसका पीछा करने के लिए, तो वो 354 घा में आएगा। अच्छा, ये शारीरिक स्पर्श की बात हुई। अब कोई अगर बलात्कार करता है तो 376 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा, दंडनीय अपराध बनाया गया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की अलग व्यवस्था की गई है कि यदि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति के लिए किसी को प्राप्त करता है या किसी को उत्प्रेरित करता है, तो वो धारा 5 के अधीन दंडनीय बनाया गया है। और ऐसे किसी परिसर में निरुद्ध करता है जहां वेश्यावृत्ति हो रही है, तो वो धारा 6 के अधीन दंडनीय बनाया गया है। अच्छा जी, 498 का, एक 498 का आईपीसी में है, का माने ए, 498 ए आईपीसी में है कि पति या उसके नातेदारों द्वारा यदि उसके विरुद्ध कोई शोषण किया जाता है, तो वो 498 ए के अंतर्गत दंडनीय है। अगर दहेज की मांग को लेके इतना उत्पीड़ित किया जाता है या उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उसके लिए आईपीसी में 304 बी, 304 ख अलग व्यवस्था की गई है। केवल महिलाओं के लिए है ये जितने अपराध हैं वो केवल और केवल महिलाओं से संबंधित हैं। अब आईपीसी की एक 509 धारा है जिसमें यह बताया गया कि स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से कोई शब्द उच्चारित करता है या कोई अंग विक्षेप करता है जिससे स्त्री की लज्जा का अनादर होता हो, तो वो आईपीसी की 509 में दंडनीय अपराध कर रहा है। ये आईपीसी वैसे तो सबके लिए है, लेकिन महिलाओं के लिए उसमें इतने स्पेशल सेक्शंस रखे गए हैं। अच्छा, अब आते हैं बच्चों पे। बच्चों के लिए जो आईपीसी में व्यवस्था की गई है, कुछ अपवाद की धाराएं रखी गई हैं। जैसे धारा 82 में बताया गया है कि 7 वर्ष या इससे कम का कोई बच्चा है, 7 वर्ष तक जिसकी उम्र है, और वो कोई अपराध कर देता है, तो वो उसका अपराध अपवाद की श्रेणी में जाएगा और वो अपराध नहीं माना जाएगा। अगर ये सिद्ध कर दिया जाता है तो जितने भी अपवाद के अपराध हैं वो माननीय न्यायालय के समक्ष सिद्ध करने पड़ते हैं। अच्छा, 82 में हो गया। धारा 83 में ये बताया गया है कि 7 से 12 वर्ष का कोई अगर लड़का है और वो कोई अपराध करता है, उसकी बशर्ते उसकी उम्र परिपक्व न हुई हो, उम्र ऐसी न हुई हो जो निर्णय लेने की क्षमता उसमें हो, 7 से 12 का, तो वो भी अपवाद के अंतर्गत
आएगा। अच्छा, 310 और 311 दो धाराएं आईपीसी में ऐसी हैं। 310 में बताया गया है ठग। ठग जो हम लोग जिसको समझते हैं वो ठग नहीं है। कानून की परिभाषा ठग की अलग है। ठग जैसे हम लोग समझते हैं कि किसी व्यक्ति को धोखे में रख के किसी से कोई संपत्ति ले ली, कोई काम करा लिया, तो वो ठग है। ये ठग नहीं है। ये ठग सामाजिक व्यवस्था के रूप में इसको माना जाता है। आईपीसी में यह है कि कोई व्यक्ति हत्या द्वारा या लूट सहित हत्या द्वारा बच्चों की चोरी करने के लिए लोगों के साथ संयुक्त रहता है, एक गैंग बना के रहते हैं बच्चों के लिए, वो ठग कहे जाएंगे। ये कानून की परिभाषा है ठग की। तो ये बच्चों के लिए अलग से जो उपबंध हैं उनकी बात हो रही है। अच्छा, अब आते हैं हम व्यपहरण। व्यपहरण का एक अलग वीडियो बनाया है, तो आप उसको देख सकते हैं। व्यपहरण अपहरण का हालांकि 359 में व्यपहरण की परिभाषा दी गई है। 360 भारत से कोई बाहर ले जाता है तो भारत में से बाहर व्यपहरण कहा जाएगा। और 361 में ये है कि कोई विधिपूर्ण संरक्षक है, कोई उसकी देखभाल करने वाला है, उसकी सहमति के बिना किसी बालक को बहला फुसला कर ले जाया जाता है तो वो 361 के अधीन व्यपहरण माना जाएगा। 363 है। 363 में इस व्यपहरण का दंड दिया गया है। ये परिभाषा की धाराएं, दंड 363 में है। अब 363 का है कि भीख मांगने के लिए किसी बच्चे का कोई अपहरण कर लेता है, तो 363 का में है। अब हम आते हैं 369। 10 वर्ष से कम आयु के बालक के शरीर पे जो कोई चीज पहने हैं, कोई बच्चा कोई चीज पहने अपने शरीर पे, 10 वर्ष से कम का है और उससे चोरी करने के आशय से उसका कोई अपहरण कर लेता है, तो ये धारा 369 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। अब ये आईपीसी में बालकों के लिए अलग से व्यवस्था है। बाकी तो पूरी आईपीसी सभी पर लागू है समान रूप से, लेकिन ऊपर बताया गया था वो महिलाओं के लिए है, ये बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए किशोर न्याय बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, किशोर न्याय बालकों का देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 ये अलग से बनाया गया है, जिसमें धारा 2 में सारी परिभाषाएं दी गई हैं। बालक कौन होगा? जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो वो बालक माना जाएगा। विधि विरोधी बालक, जिस बालक ने कोई अपराध किया है और अपराध किए जाने की तारीख को उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो वो विधि विरोधी बालक माना जाएगा। ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की परिभाषा में दिया गया है। और जो विधि विरोधी बालक है उसके सुधार के लिए, उसकी देखरेख के लिए सरकार ने बाल सुधार गृह, बाल संप्रेक्षण गृह और किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, ये ऐसी कई व्यवस्थाएं बनाई हैं कि यदि कोई बालक विधि विरोधी हो जाए, विधि विरोधी बालक को उसकी देखरेख होती रहे और वो सुधार की प्रक्रिया में आ जाए, बड़ा अपराधी न बने, इसलिए उसके लिए ये अलग व्यवस्थाएं बालकों के लिए की गई हैं। अच्छा, अब बात करते हैं SC/ST पे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, इसको हम शॉर्ट में SC/ST एक्ट बोलते हैं। इसकी धारा 3 बहुत बड़ी धारा है, बहुत सारे पॉइंट उसमें कवर किए गए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण इसमें, क्योंकि हमें केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से देखना है, हमें पूरा एक्ट जब हम भर्ती हो जाएंगे, जब हम सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहे होंगे, उस समय हमसे इस सारी हम पढ़ेंगे और हमसे अपेक्षा की जाएगी हमको इस सारे की जानकारी हो, इस पूरे की जानकारी हो। तो धारा 3 की उपधारा 1
के खंड द, उसमें ये बताया है कि लोक स्थान में लोक दृष्टि में कोई गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अपमानित करता है तो वो 3(1) द के अंतर्गत दंडनीय अपराध करता है। और अगर वो कोई गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्ति को किसी लोक स्थान में लोक दृष्टि में जाति सूचक शब्दों से अपमानित करता है तो वो 3(1) ध के अंतर्गत दंडनीय होगा। अच्छा, इसकी धारा 4 में ये बताया गया है कि कोई अपने लोक कर्तव्य का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहा। जो आईओ है, जो विवेचनाधिकारी है, जो FIR लिखने वाला है, वो SC ST का कोई व्यक्ति गया अपनी फरियाद लेके और उसने उसको जो लोक कर्तव्य करना चाहिए था वो नहीं किया, तो वो धारा 4 का अपराध करता है। तो IPC हमारी मूल विधि का एक हिस्सा है। उसमें ये महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित और अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित ये अलग से प्राविधान किए गए हैं। अगर किसी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है तो जो सब पे धाराएं लगती हैं वो तो IPC की धाराएं लगे ही, वो तो लगनी ही हैं। इसके अलावा SC ST एक्ट उसके साथ जोड़ के अलग से उसी में लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई किसी के साथ मारपीट करता है, तो अगर जनरल लोगों में मारपीट होगी तो IPC की मारपीट की धाराएं लग जाएंगी। और यदि SC ST के किसी व्यक्ति के साथ करता है तो IPC की धाराएं लगेंगी और IPC की धारा के साथ SC ST एक्ट ये भी लगेगा। तो ये जो मौलिक विधि है उसकी एक IPC पे बात हुई। अब चलते हैं CRPC की तरफ। CRPC में धारा 37 में ये बताया गया है CRPC की कि जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। मान लीजिए आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है इस परीक्षा में कि क्या मौलिक विधि के तहत, क्या CRPC के तहत, दंड प्रक्रिया की संहिता के तहत क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जनता पुलिस या मजिस्ट्रेट की सहायता करने के लिए बाध्य है। अगर आपकी नज़र में धारा 37 आई रही होगी तो आप लिख देंगे, उसमें जो ऑप्शन होगा उसको क्लियर कर देंगे। धारा 37 में ये व्यवस्था दी गई है। धारा 41 में गिरफ्तारी के प्राविधान बताए गए हैं। तो गिरफ्तारी के प्राविधान पे हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है, वो पूरा 41 पे ही है और पूरा गिरफ्तारी का कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। गिरफ्तारी के कारण नाम से है वो। अच्छा, उसके बाद आते हैं, क्या कोई प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तारी कर सकता है। कभी ये बात सुनने में नहीं आई होगी, सामान्यतः ये होती नहीं है। धारा 42 CRPC ये बताती है कि यदि हम किसी व्यक्ति से कोई नाम पता पूछते हैं हमारी उपस्थिति में, वो कोई असंज्ञेय अपराध कर रहा है, संज्ञेय अपराध नहीं कर रहा, असंज्ञेय माने NCR नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है और हम उससे नाम पता पूछते हैं, वो नाम पता बताने से इनकार करता है तो हम उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। और उसका नाम पता तस्दीक हो जाता है तो हम उसको बॉन्ड भरवा के उसको छोड़ देंगे, मुक्त कर देंगे। 43 में ये बताया गया है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तारी कर सकता है यदि उस प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में कोई अजमानती और संज्ञेय अपराध करता है तो वो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है। अब प्राइवेट व्यक्ति करेगा क्या उसकी गिरफ्तारी करके? प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तारी करने के बाद उस व्यक्ति को संबंधित थानाध्यक्ष के पास लेके जाएगा और उसको सौंप देगा, उसका काम खत्म हो जाएगा। आगे की कार्रवाई संबंधित थानाध्यक्ष करेगा। धारा 44 ये बताती है कि मजिस्ट्रेट को भी अधिकार है, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, जुडिशियली, एग्जीक्यूटिव, दोनों मजिस्ट्रेट को ये अधिकार है 44 CRPC के तहत कि वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। धारा 45 में ये बताया गया कि सशस्त्र बलों के जो सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी में छूट का प्राविधान है कि जो सशस्त्र बल का सदस्य है वो यदि अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है उस समय उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।
उसकी गिरफ्तारी प्रक्रिया के तहत सरकार से अनुमति ली जाएगी, उनके अधिकारी से अनुमति ली जाएगी, तब उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। धारा 46 में बताया गया है गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, उसका अलग से वीडियो बनाया है, उसको देख लिया जाएगा तो स्थिति क्लियर हो जाएगी। केवल धारा 46 का है, पुरुष की कैसे गिरफ्तारी होगी, महिला के कैसे गिरफ्तारी होगी, प्रैक्टिकल भी कराया है, प्रैक्टिकल सहित वीडियो पड़ा हुआ है। धारा 47 है कि बंद स्थान अगर कोई है और उसमें हमें लग रहा है कि कोई व्यक्ति, अभियुक्त व्यक्ति छिपा हुआ है, तो हम वहां जाके उसकी गिरफ्तारी कर सकते हैं। तो जो उस बंद स्थान का जो मालिक होगा, हम उससे कहेंगे कि हमें इसमें जाना है। अगर वो हमें जाने देता है तो हम नियमतः उसकी तलाशी लेंगे और उसको गिरफ्तार करके ले आएंगे। अगर वो मना करता है तो हम उसकी खिड़की दरवाजे तोड़ के हम अंदर जा सकते हैं और हम उसकी गिरफ्तारी कर सकते हैं। धारा 48 सीआरपीसी में ये बताया गया है कि भारत में कहीं भी हम उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं जिसको हमें गिरफ्तार करने का अधिकार है। अब भारत में मान लीजिए हम यहां हैं, मुकदमा उसका यहां लिखा गया है और हम गिरफ्तार करने उसे जाएंगे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, इस पे अलग से वीडियो बनाया जाएगा। लंबी प्रक्रिया है, ट्रांजिट रिमांड लिया जाता है उसमें, वो बताया जाएगा। अब आते हैं हम धारा 50 पे। यदि हम मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसको हम बताएंगे कि आपको इस वजह से हमने गिरफ्तार किया है, गिरफ्तारी का कारण बताएंगे और जमानत के अधिकार की सूचना देंगे कि आपको इस मुकदमे में जमानत का अधिकार है। अगर आप जमानती का इंतजाम करते हैं तो आप इसको जमानत का कागज भरवा के आपको यहां से जमानत से मुक्त कर दिया जाएगा। हाँ, एक 49 में ये बताया गया है कि जिस व्यक्ति को हम उतना ही अवरोध कारित करेंगे जितना गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक है। अगर हम उसका हाथ पकड़ के उसकी गिरफ्तारी कर सकते हैं तो हम केवल हाथ ही पकड़ेंगे। यदि हम केवल हमारे वचन से, केवल कहने भर से वो मान अपने आप को समर्पित कर देता है, मान लेता है गिरफ्तारी, तो हम केवल उसको छुएंगे भी नहीं, केवल वचन के माध्यम से ही हम उसकी गिरफ्तारी मान ली जाएगी। और धारा 50 में बताया ही गया कि उसको जमानत का अधिकार और गिरफ्तारी के कारण की सूचना दी जाएगी। धारा 50 का ये बाद में जोड़ा गया है। 50 का में ये है कि जिस व्यक्ति को हम गिरफ्तार करेंगे उसके परिजनों को सूचना देंगे। अब मान लीजिए हमने किसी को गिरफ्तार कर लिया, हम उसको ले आए, घर वालों को पता ही नहीं है, तो उसके घर वालों को सूचना देने की जिम्मेदारी गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की है। वो उसके परिजनों को सूचना चाहे फोन से दे, चाहे किसी और माध्यम से दे, वो भेजेगा किसी व्यक्ति को। 54 धारा 54 का सीआरपीसी में कार्रवाई शिनाख्त बताई गई है। कार्रवाई शिनाख्त का वीडियो अलग से पड़ा हुआ है, मैं प्रैक्टिकल के एक बार देख लेंगे, बिल्कुल फीड हो जाएगी दिमाग में कार्रवाई शिनाख्त क्या होती है, कैसे होती है। अच्छा, 55 में धारा 55 सीआरपीसी ये कहती है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी जिसके यहां कोई अभियुक्त वांछित है, वांछित माने वांटेड, वो उसको गिरफ्तार करना चाहता है और किसी दूसरे थाना क्षेत्र की सीमा में वो रह रहा है, तो वो अधिकारी उस थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष को जहां वो रह रहा है उसको लिए एक लिखित अध्यपेक्षा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा कि हमारे थाने में ये फला नाम का व्यक्ति फला मुकदमे में अभियुक्त है, इसको गिरफ्तार करके हमें सुपुर्द कर दिया जाए। ये धारा 55 में बताया गया है, हुक्म तहरीरी। धारा 57 सीआरपीसी में ये बताया गया है कि जिस व्यक्ति को हम गिरफ्तार करते हैं उसको हम अपनी कस्टडी में 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते, 24 घंटे ही रखेंगे। उसके बाद संबंधित जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं उनके समक्ष हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा। 107 में ये बताया गया है कि नेक चलने के लिए, पर शांति कायम रखने के लिए, नेक चलने के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध हम रिपोर्ट भेजते हैं कार्यकारी मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, एसडीएम साहब को, तो वो 116 के अधीन उसकी जांच करते हैं। 107 और 116 की जांच
होने के बाद वो उसको नेक चलने के लिए, शांतिपूर्ण ढंग से रहने के लिए उससे जमानत और मुचलका भरवा लेते हैं और उसको भेज देते हैं भरवा के कि आपको 1 वर्ष से अनधिक माने 6 महीने का, 4 महीने का वो उसमें लिखवा लेते हैं कि इतने दिन आपको नेक चली में रहना है। उसके बाद आती है धारा 125। 125 में पत्नी, संतान और माता पिता इन अगर वो कमाने से असमर्थ हैं, अगर अपने स्वयं का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ हैं इस काम में, तो वो भरण पोषण का दावा कर सकते हैं और संबंधित व्यक्ति को उनका भरण पोषण देना पड़ेगा। इसके बाद आती है धारा 129। मान लीजिए कहीं किसी भीड़ ने एक जाम लगाया हुआ है, जमाव है, विधि विरुद्ध जमाव है, वहां वो हमारी सारी कोशिशों के बाद भी नहीं हट रहे हैं, हमने चेतावनी दे रखी है, सारे प्रयास कर लिए, वो नहीं हट रहे हैं, तो हम 129 के तहत सिविल बल का प्रयोग कर सकते हैं। उनको लाठीचार्ज करने के बाद उनको हटा सकते हैं वहां से। 130 में बताया गया कि अगर वो लाठीचार्ज से भी नहीं हट रहे हैं तो मजिस्ट्रेट के आदेश से, और अगर मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो पुलिस के राजपत्रित अधिकारी के आदेश से उनको सशस्त्र बल के प्रयोग द्वारा, फायरिंग के द्वारा वहां से हटाया जा सकता है। ये धारा 130 में बताया गया है। 133 है न्यूसेंस। न्यूसेंस माने जिससे लोगों को क्षति होती हो, क्षोभ होता हो, परेशानी होती हो। जैसे मान लीजिए एक लोक नदी है, उसको किसी ने रोक दिया, कोई लोक रास्ता है, सारे लोग निकल के जा रहे हैं, किसी ने रोक दिया, तो पुलिस उसके खिलाफ रिपोर्ट देती है संबंधित एसडीएम साहब को, वो आदेश कर देते हैं उसके खुलवाने का। ये लोक न्यूसेंस हटवाने का 133 में बताया गया है। 144 तो सब हम लोग रोज पढ़ते ही हैं अखबार में। 144 में बताया गया है कि लोक न्यूसेंस के अर्जेंट मामले में आदेश देने की शक्ति संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को या उपखंड मजिस्ट्रेट को, उनको अगर ये लगता है कि अर्जेंट मामला है, ये लोक न्यूसेंस को रोकना ही रोकना है, तो वो एक तरफा अपनी तरफ से आदेश कर देते हैं कि कोई भी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर खड़े नहीं होंगे, और जो जो शर्तें अधिरोपित करते हैं 144 के तहत आदेश कर दिया जाता है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कर्फ्यू बोलते हैं। उसके बाद आती है धारा 151। संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए 151। मान लीजिए पुलिस को कोई सूचना मिली कि इन लोगों में आपस में किसी बात को लेके, जमीन को लेके, पेड़ काटने को लेके या किसी और कारण से इनमें रंजिश है। पुलिस दोनों पक्षों को पकड़ के लाती है और उनका 151 के तहत उनका दाखिला करके संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है। तो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इनको जमानत दे दी जाए तो दे देते हैं, उनको लगता है कि नहीं दी जाए तो वो उनको जेल भी भेज देते हैं। उसमें 151 एक ऐसी धारा है जिसमें पुलिस के किसी भी अधिकारी को जमानत देने का अधिकार नहीं है। इसमें केवल और केवल मजिस्ट्रेट ही जमानत देते हैं। ये एक महत्वपूर्ण और एक इम्पोर्टेंट बात है। हो सकता है इस बात को किसी परीक्षा में पूछ लिया जाए। 154 के तहत पुलिस एफआईआर लिखती है, 155 के तहत एनसीआर लिखती है। असंज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है तो 155 और संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है तो 154। 157 में विवेचना बताई गई है कि जो भी मुकदमा लिखा जाएगा उसकी विवेचना की जाएगी। विवेचना में धारा 161 सीआरपीसी के अनुसार विवेचनाधिकारी संबंधित के बयान अंकित करेगा, और उसमें अगर मजिस्ट्रेट के बयान की जरूरत है तो धारा 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के बयान अंकित कराए जाएंगे, मजिस्ट्रेट के द्वारा संबंधित व्यक्ति के।
167 में है कि यदि 24 घंटे के अंदर विवेचना समाप्त नहीं हो रही है तो उसको न्यायिक अभिरक्षा रिमांड में भेज दिया जाएगा। न्यायिक अभिरक्षा रिमांड लिया जाएगा और वो न्यायालय की अभिरक्षा में वारंट बना के जेल में दाखिल कर दिया जाएगा। वो जेल में रहेगा जब तक विवेचना समाप्त नहीं होती, जब तक उसके विरुद्ध विवेचना चलती रहती है। जैसा उसने अपराध किया है 60 दिन या 90 दिन उसका ड्यूरेशन है, तब तक। अगर विवेचना खत्म हो जाती है तो चार्जशीट लगा देंगे, फिर पुलिस से कोई संबंध नहीं रहेगा। मजिस्ट्रेट साहब जो संबंधित कोर्ट हैं वो निर्णय लेंगे। 167 में 173 में ये बताया गया कि जब विवेचना पूरी हो जाएगी तो पूरी होने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा। आरोप पत्र के साथ सारी संबंधित साक्ष्य जो कलेक्ट किए हैं वो भेज दिए जाएंगे। वो संबंधित क्षेत्राधिकारी जो सीओ होते हैं पुलिस में, सर्किल ऑफिसर, उनके माध्यम से वो जो विवेचनाधिकारी की केस डायरी है उसको पढ़ते हैं। उनको लगता है कि ये ठीक है तो उसको माननीय न्यायालय भेज दिया जाता है। उनको लगता है कि इसमें कोई कमी रह गई है तो वो एक संबंधित विवेचक के लिए आदेश बनाते हैं कि इस बिंदु पे भी विवेचना कर ली जाए। तो 173 के तहत उसमें आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित कर दिया जाता है। माननीय न्यायालय जब उनके विचारण में आता है और तो सम्मन भेज के उस संबंधित मुकदमे में विचारण शुरू कर देते हैं और जितने उसमें गवाह चार्जशीट में दिखाए गए होते हैं उनको, और माननीय न्यायालय को अगर लगता है कि किसी और गवाह को इसमें परीक्षित करने की आवश्यकता है तो उसको बुलाने के बाद, परीक्षित करने के बाद निर्णय दे दिया जाता है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो सजा दे दी जाती है, दंड दिया जाता है जितना उन धाराओं में है। और अगर उनको लगता है कि ये गलत आरोपित किया गया है तो उसको दोष मुक्त कर दिया जाता है, वो छूट जाता है। तो ये सीआरपीसी और मौलिक विधि का एक एक्ट और है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब इसमें ये अधिकांश तो माननीय न्यायालय से संबंधित है कि कैसे विचारण होगा, कैसे गवाह परीक्षित होंगे, कैसे जिरह होगी, कब क्या होगा, माननीय न्यायालय से संबंधित है। लेकिन क्योंकि हम माने पुलिस भी उसी न्याय निर्णयन व्यवस्था से जुड़ी हुई है, तो पुलिस से भी संबंधित हैं कुछ धाराएं। जैसे धारा 25 है। धारा 25 में ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष कोई बयान देता है, कोई गवाही देता है, कोई संस्वीकृति करता है, तो वो जब माननीय न्यायालय में जाएगा तो वो ग्राह्य नहीं होगी, वो माना नहीं जाएगा। वो ये माना जाएगा कि पुलिस के दबाव में या किसी में दिया गया, पुलिस के अधिकारी के समक्ष की गई गवाही माननीय न्यायालय में पोषणीय नहीं है। धारा 25 एविडेंस एक्ट। धारा 26 में ये बताया गया है कि अगर व्यक्ति पुलिस की अभिरक्षा में है और गवाही देता है तो यदि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति है तो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति होने पर पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए भी अगर वो गवाही देता है तो वो मान्य हो जाएगी, क्योंकि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति है। धारा 27 एविडेंस एक्ट में ये बताया गया है कि कितनी अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी माननीय न्यायालय मानेगा, कितनी पोषणीय होगी, कितनी ग्राह्य होगी। अब मान लीजिए किसी अभियुक्त ने कोई अपराध किया, अब अपराध करने के बाद वो गिरफ्तार किया गया, न्यायालय में भेज दिया, उससे इंट्रोगेशन नहीं हो पाया, उससे बातचीत नहीं हो पाई, उस घटना से संबंधित कोई जो एविडेंस वो उपलब्ध करा सकता था वो नहीं करा पाया, या वो गिरफ्तार नहीं हुआ, सीधा माननीय न्यायालय के समक्ष जाके हाजिर हो गया और माननीय न्यायालय ने उसको जेल भेज दिया, तो संबंधित आईओ जाएंगे, माननीय न्यायालय से पहले अनुमति लेंगे, अनुमति लेने के बाद जेल में जाएंगे, जेल में उस अभियुक्त का बयान अंकित करेंगे। अगर वो अपने बयान में
ये बात कहता है कि जो मैंने अपराध किया था, जिससे मैंने हत्या की थी या जो भी अपराध किया था, वो वस्तु, वो उपकरण, वो अस्त्र, वो औजार मैंने छिपाया है और मैं ही जानता हूं कि वो कहाँ छिपाया है, और मैं ही चल के उसको दिलवा सकता हूं। उस मेरे अलावा उसको कोई और जानता नहीं है और कोई उसको बरामद नहीं करा सकता। जब उसके स्टेटमेंट में ये बात आती है तो संबंधित विवेचनाधिकारी उसका पुलिस कस्टडी रिमांड लेते हैं, माननीय न्यायालय से अनुरोध करते हैं, पुलिस कस्टडी रिमांड लेते हैं और पुलिस कस्टडी में उस अभियुक्त को लेके आते हैं और उसको जहां वो बताता है वहां लेके जाते हैं। उसकी पूरी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी होती है और वो व्यक्ति स्वयं उठा के उस वस्तु को, उस अस्त्र को, उस उपकरण को, उस हथियार को वो उठा के देता है और पुलिस वहीं उसको सील करती है। और सील करने के बाद जो उस व्यक्ति ने जितनी वस्तु उठा के दी है, जितनी साक्ष्य हमें उपलब्ध कराई है, वो उसी समय मौके पे सील करने के बाद फर्द बना ली जाएगी एक, और जो हम वो माननीय न्यायालय में रखेंगे उतनी बात को माननीय न्यायालय पोषणीय मानेगा, ग्राह्य मानेगा। हम के ये अभियुक्त से इतनी जो जानकारी मिली है ये सही है और वो उसके विरुद्ध साबित की जा सकेगी, उस अभियुक्त के विरुद्ध वो साबित की जा सकेगी और वो न्यायालय में पोषणीय है। जितनी वो अभियुक्त अपने आगे चल के बरामद करा देगा वहीं मौके पे सील हो जाएगी। जब माननीय न्यायालय में विचारण होगा तो विचारण के समय खोली जाएगी, वो अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित करने के लिए पोषणीय होगी, माने वो मान्य करेगा उतनी माननीय न्यायालय। तो ये इतना एविडेंस था, एविडेंस एक्ट। ये मौलिक विधि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इसके बारे में बात की गई है। इसके अलावा और जो छोटे छोटे माइनर एक्ट हैं जो समाज की जरूरतों के हिसाब से समय समय पर आते रहे, समाज को व्यवस्थित, नियमित करने के लिए, अब उन पे एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। अब इसके बाद अगर किसी दोस्त को कुछ और बताना हो, कुछ और ऐड इसमें कराना हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकता है, उस पर अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।